नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के ऐसे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं जो आपके रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं। और आपके एग्ज़ाम में दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आने के 100% चांस हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले सभी रेलवे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है और यूनिट से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपसे बात की गई है कि ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक है। तो आपको दोस्तों याद रखना है ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों हम कि ज्योति जो तीव्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कैंडिला। दोस्तों जो कैंडिला है ये किसका मात्रक होता है, तो ये ज्योति तीव्रता का होता है। ये दोनों आपके एग्जाम वाला खूब पूछता है, तो आपको इनको जरूर याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं यहाँ पर और नहीं दोस्तों और है, ठीक है, वो मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते वक्त, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पर दोस्तों यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दोस्तों जी का मान है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है भूमध्य रेखा से जब हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का दोस्तों जो मान है वो बढ़ता है। और अधिकतम कहाँ पर होता है दोस्तों, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है। ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखना। यहाँ पर जो क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। यानी दोस्तों जो सजावटी वृक्ष हो गए, ठीक है, या जो झाड़ियों से रिलेटेड अन्य प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, इनके जो संवर्धन से जो संबंधित विज्ञान है उसकी जो स्टडी है उसको हम लोग एक शब्द में साइंस की भाषा में क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जब भी आपसे पूछे क्वेश्चन में एग्जाम में कि सजावटी जो वृक्ष है या झाड़ियों जैसे वृक्ष होते हैं इनसे संबंधित संवर्धन विज्ञान का जो अध्ययन है वो दोस्तों क्या कहलाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओलोरी कल्चर बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, सॉरी बी नहीं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्बोरी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्बोरी कल्चर। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन कहलाता है साइंस में उसे हम लोग आर्बोरी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। यानी इनमें से आपको बताना है जो पादप रोग होते हैं इनका जो सबसे उत्तरदायी कारक माना जाता है तो वो किसे माना गया, फफूंदी को या जीवाणु को या विषाणु को या प्रोटोजोआ को। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जो पादप रोग होते हैं इनका जो सबसे उत्तरदायी कारक है वो दोस्तों होता है फफूंद, यानी फंगस जिसे कहते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इस बात को याद रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है कि यदि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे शरीर में, अगर ये काम करना बंद कर दे तो जो कोशिका यानी जो सेल्स होती हैं, इनका कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं हो पाएगा, जो रुक जाएगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, भोजन का ऑक्सीकरण दोस्तों जो है ये नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है काम करना बंद कर दे तो कोशिका में, सेल में जो भोजन का ऑक्सीकरण वाला काम है ये दोस्तों रुक जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी दोस्तों जो आपका उत्तल लेंस होता है, इसको यदि हम पानी में डुबो दें तो इसकी जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसकी जो इफिशिएंसी है, क्षमता, उस पर जो प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसकी जो क्षमता होती है दोस्तों क्या हो जाती है, वो घट जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी यदि हम उत्तल लेंस को पानी में डुबो देते हैं तो उसकी जो क्षमता है वो घट जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट से अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है और आपको देखने को मिलता है। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें प्रकाश वर्ष की तो दोस्तों ये जो मात्रक होता है ये डिस्टेंस यानी दूरी का होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो पारसेक होता है। पारसेक, ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों बहुत आपके एग्जाम वाला पूछता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। तो दूरी का अगर बात करें सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है तो पारसेक होता है। और इसके बाद दोस्तों आपका प्रकाश वर्ष है। तो ये दोनों दोस्तों जो मात्रक हैं, यूनिट है, ये दूरी के, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। दोस्तों प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड। इको साउंड जो होती है दोस्तों उसे हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो ध्वनि तरंगे दोस्तों जो होती है किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको साउंड जो है उत्पन्न करती हैं। अपवर्तन के कारण, या विवर्तन के कारण, या परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पढ़ा होगा फिजिक्स में 11th या 12th क्लास में कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं जब ये उत्पन्न होती हैं, ये जब अपने मार्ग से चलना स्टार्ट करती हैं तो किसी दीवार या पहाड़ से टकराकर पुनः अपने जिस पॉइंट से ये उत्पन्न होती है वहाँ पर पहुँचना दोस्तों ये परावर्तन के कारण संभव हो पाता है, जिसे हम लोग इको साउंड कहते हैं। जैसे हम लोग किसी पहाड़ में चढ़कर वहाँ से अगर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो हमें वो आवाज़ थोड़ी देर बाद फिर से सुनाई देती है, मतलब वहाँ पर टकराती है, टकरा कर हमारे पास आती है। तो वो परावर्तन के कारण ही हमारे पास वापस आती है। तो इसी की वजह से हमें वो साउंड जो है वो इको साउंड की तरह सुनाई देती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक फ्यूज तार का उपयोग डॉट डॉट के लिए होता है। यानी दोस्तों जो फ्यूज तार होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 100% दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले। तो इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखनी है और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना और पढ़ना है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं तो अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो फटाफट आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो साइंस की क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो आपको इसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक फ्यूज तार का जो उपयोग है डॉट डॉट के लिए होता है, यानी किसके लिए किया जाता है फ्यूज तार का उपयोग। हानि पहुँचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, या अत्यधिक धारा
प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना, फटाफट आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका जो मेन उपयोग होता है, जो यूज़ किया जाता है, किसके लिए होता है। तो दोस्तों अगर किसी परिपथ में धारा का जो प्रवाह वो अगर अत्यधिक हो जाता है, यानी सीमा से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, तो जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। किसके लिए? यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। यानी अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है तो वो क्या करेगा, वहाँ से जो फ्यूज तार लगा होता है वो विद्युत परिपथ को तोड़ देगा ताकि आगे कोई हानि ना पहुँचाए, इसलिए ठीक है। तो वहीं से जो लाइट है वो कट हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईयूपीएसी जो आईयूपीएसी नाम होते हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्लोरोफार्म होता है इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या होता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो ट्राईक्लोरोमीथेन क्या होता है दोस्तों। क्लोरोफार्म का जो आईयूपीएसी नाम है वो ट्राईक्लोरोमीथेन होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर क्लोरोफार्म की बात की गई है, तो अगर बात करें दोस्तों इसका जो सूत्र होता है, यानी जो ट्राईक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफार्म है, इसका दोस्तों सूत्र जो होता है वो भी आपको ध्यान रखना CH-C13 होता है। क्या होता है? CH-C13 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्लोरोफार्म का दोस्तों जो यूज है ये बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में जो डॉक्टर होते हैं यदि किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं तो उस समय दोस्तों इसको सूंघाकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर शल्य चिकित्सा के रूप में किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक तत्व है, यौगिक है, जो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो एक कार्बनिक यौगिक है वह है दोस्तों क्लोरोफॉर्म। दोस्तों क्लोरोफॉर्म जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अगर फार्मूले की बात करें, इसके सूत्र की बात करें तो अभी हमने बताया भी है, और आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिए। CH-C13 होता है दोस्तों इसका सूत्र। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए साइंस जो आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा होगा दोस्तों कि काफ़ी ऐसे रासायनिक सूत्र होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनसे संबंधित भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, 9th 10th की क्लास में पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो दोस्तों होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। अगर बात करें दोस्तों इसके आईयूपीएसी नाम की, तो दोस्तों इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये बात आप लोग लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेकिंग सोडा है इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर बात करें दोस्तों इसके रासायनिक सूत्र की, तो अभी ये जो लिखा हुआ है NaHCO3 दोस्तों ये इसका रासायनिक सूत्र ही है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों जो आपका बेकिंग सोडा है इसे मीठा सोडा भी कहते हैं और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। जैसे हम लोग घरों में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो दोस्तों इसी सोडा का ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डोलोमाइट निम्नलिखित में धातुओं में किस धातु का अयस्क है। यानी दोस्तों जो डोलोमाइट है ये किस धातु का अयस्क है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अयस्क के संबंधित आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि जो डोलोमाइट है ये किस धातु का अयस्क है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है कैल्शियम आपका इस धातु का जो अयस्क होता है वो डोलोमाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि जो हमारा मुख होता है, माउथ होता है, उसमें दोस्तों जो स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है ये किसके द्वारा संभव हो पाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये टाइलिन नामक जो पदार्थ होता है इसके कारण दोस्तों मुख में स्टार्च का शर्करा के रूप में पाचन होता है। तो यहाँ पर जो सहायक होता है पाचन में वो टाइलिन नामक पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगर बात करें दोस्तों जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, अगर बात करें यकृत की, तो दोस्तों यकृत भी हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है, पित्ताशय भी और आंत भी। यहाँ पर दोस्तों कार्निया दोस्तों ये आँख का भाग है। ये साफ सीधी आपको यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि आप लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो आपको मालूम होगा कार्निया दोस्तों आँख का एक भाग है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताना आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों उस एंजाइम का जो नाम है वो एमाइलेज एंजाइम है। दोस्तों एमाइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में मदद करता है। तो इस बात को आपको याद रखनी है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो डीएनए संश्लेषण है इसका दोस्तों जो प्रतिपादन करने वाले थे वो कौन थे। तो दोस्तों इसका जो प्रतिपादन है वो कार्नबर्ग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कपूर का जलना किस विधि के कारण संभव हो पाता है। या ठोस कपूर को डायरेक्ट जो है गैस में बदलना, वाष्प में बदलना, ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक है, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे अगर कपूर की वहाँ पर बात करे तो दोस्तों आपको सीधे आंसर अपना टिक करना ऊर्ध्वपतन। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित ये जो टॉपिक है यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% पूछा ही जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है रासायनिक और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों रासायनिक जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए हम कागज़ को जला देते हैं तो राख बन गई। क्या राख से पुनः कागज़ तैयार किया जा सकता है। जहाँ पर दोस्तों किसी वस्तु को जलाने या परिवर्तित करने के बाद पुनः उस अवस्था में लाया जाए उसे दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के दौरान किसी भी वस्तु को पुनः अपनी अवस्था में ना लाया जा सके, ना बनाया जा सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों दूध का खट्टा हो जाना, ये दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों दूध का खट्टा हो जाना,
अगर दूध हमारा खट्टा हो गया तो पुनः क्या दोस्तों दूध जो पहले जिस अवस्था में था क्या उसे हम उस अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। या दूध से दही बन गया, क्या दही को दोस्तों पुनः दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये सभी क्या रासायनिक परिवर्तन। जबकि दोस्तों बर्फ़ का पिघलना, दोस्तों अगर बर्फ़ पिघल गई है, पानी बन गया है, तो पानी से फिर हम क्या बर्फ़ बना देंगे। तो ये सभी जो हैं आपके, ये तीनों ऑप्शन ए, बी और डी, दोस्तों ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो अंतर होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि द्रव सोना जो है ये किसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है कि द्रव सोना दोस्तों जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो का हर एक क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ जो आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए, चाहे कोई भी, चाहे आप एनटीपीसी की बात कर लें, चाहे आरपीएफ की बात कर लें, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की या ग्रुप डी, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग इनको ज़रूर एक बार शुरू से लास्ट पूरे पढ़िएगा, देखिएगा इन वीडियो को। और अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो 100% दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल में आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।